बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोमवार की शब एक बार फिर 10:05 पर न्यूज इनसाइट विद फरहान असलम के साथ मैं यानी कि फरहान असलम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आपका गुज़श्ता हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। जो दोस्त बरतानिया और यूरोप में इस वक्त हमें देख रहे हैं, और अगर आप हमें इस वक्त इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट पर जाकर takbtv.com पे अगर आप हमारी लाइव जो हम इस वक्त पेश करते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप अगर वहाँ से हमें देख रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए, तो हम उम्मीद करते हैं आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। गुज़श्ता हफ्ता पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल रहा। बहुत से मामलात के अंदर इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जो हफ्ता गुजरा है उसकी चंद अहम खबरों के ऊपर, और बाज़ औक़ात चंद अहम मौज़ूआत जो हम सेलेक्ट करते हैं आपके लिए, उन पर तफसीली गुफ्तगू होती है। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी हमारी हुकूमत की, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है पाकिस्तान में, उसकी 4.25 साल करीबन जो कारकर्दगी है उस पर मैंने तफसीली कुछ निगाह डालने की कोशिश की थी, ख़ुसूसन मुआशी मैदान के अंदर। और फिर चंद एक बड़े स्कैंडल्स, चीदा सारे स्कैंडल्स तो पेश नहीं किए जा सकते थे, उसके लिए कुछ 6-8 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, लेकिन चंद एक स्कैंडल्स हमने आपकी खिदमत में पेश किए थे, उन पर बात हुई थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि जनाब अपने अगले प्रोग्राम में, यानी कि आज का ये प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी बड़ी शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। क्योंकि बयानात हुकूमत की जानिब से आए कि जनाब हम आइंदा इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बिना पर जीतेंगे, और मैं खासी देर सोचता रहा कि जनाब ये कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बिना पर वो इलेक्शन जीतने का दावा कर रहे हैं। अब खुदा बेहतर जानता है कि बैलेट बॉक्स पहले से भर के रख लिए हैं, उस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, या कोई और ऐसी खास चीज जनाब जरदारी साहब ने छुपा के रखी है जिसको निकालेंगे और कारकर्दगी का नाम देकर उस पर वोट मिल जाएंगे इन्हें। बज़ाहिर तो ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम में किसी पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत से बात करूं। कमर ज़मान कायरा साहब से लेकर मैंने हर बड़े लीडर से बात की, और जब उनसे ये गुफ्तगू हुई कि जनाब 5.25 साल की जो आपकी कारकर्दगी है इस पर बात होगी, तो एकदम बेशतर को कोई ना कोई काम याद आ गया, और उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। अब वाकई उनकी कोई मजबूरी जेन्युइन है, या कि कारकर्दगी अगर वाकई तफसीली जायजा ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर टॉक शोज में शोर होगा होकर वो टॉक शो खत्म हो जाते हैं और कभी भी फिगर्स पे बात नहीं होती। हत्ता कि मैंने यहां तक देखा कि सवाल किया गया किसी भी, जैसे हुकूमत से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही, तो वो उन्होंने कहा जी मेरी कारकर्दगी बुरी, इनकी पिछले 4 सालों से इनकी बड़ी बुरी थी, उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी। तो वो हमारे जो एंकर साहब हैं वो उस कारकर्दगी भूल कर उन पर चढ़ दौड़े कि जी आपने क्या किया 5 सालों में। सो वो इतने इस सारे चक्कर में आप जितने भी हमारे टॉक शोज देखिए तो बेशतर में सिर्फ वक्त का ज़या है, और आपस में दस्तो गिरेबा होते हैं, शोर गोगा होता है, बाज में तो बदतमीजियों का अजीम तरीन मुजाहरे भी देखने में आते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि हम कुछ ऐसी चीज़ आपकी खिदमत पेश करेंगे जिससे आपको प्रोग्राम में 1 घंटे में कुछ मालूमात, कुछ अहम बातें न्यूज़ करंट अफेयर्स के हवाले से जरूर आपको मिले। सो जब मैंने उनसे कहा कि जनाब पहला मैं प्रोग्राम किया है, 5 साल की आपकी पूरी कारकर्दगी हमने तफसीली जायजा लिया, अब बात करेंगे आपसे कि आपने 4.25 साल में करीबन क्या किया, तो बेशतर ने प्रोग्राम में शामिल होने से माजरत कर ली। सो जनाब वन साइडेड शो करने की बजाय, गिला फिर बाद में मुझे आएगा मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जानिब से कि ले जी आपने वन साइडेड शो कर दिया और हमारी जानिब से नुमाइंदगी नहीं हुई। मैंने मजीद एक हफ्ता इंतजार करना मुनासिब समझा और दोबारा शख्सियात से रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी फरमाइए और मेरे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो टेलीफोन लाइन्स के जरिए और मुझे वक्त दीजिए। बहरहाल देखते हैं जनाब अगले हफ्ते क्या होता है, हमारे ये दोस्त शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं जनाब, हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपोजिशन और कुछ जर्नलिस्टों के साथ बात करें आप इस प्रोग्राम में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो कारकर्दगी है अच्छी या बुरी उसके हवाले से बात की जाए। सो आज के इस प्रोग्राम में मैं गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कुछ अहम जो खबरें हैं उन पर जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही अबतर रही। जैसा कि आपको मालूम है पेशावर एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, और इस हमले में 5 जो शिद्दत पसंद हैं उन्होंने इस पे हमला किया, और इस हफ्ते के दौरान जो हफ्ता गुजरा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात उन्होंने ये फरमाया कि जनाब जो हमलावर हैं उनमें से 3 का ताल्लुक चेचनिया से, 4 का पाकिस्तान से, बाकी 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से, दागिस्तान और उज़्बेकिस्तान से था। सो इंटरनेशनल जो एलिमेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में वो इन्वॉल्व हो गया है। तालिबान जो कि तालिबान के नाम पर धब्बा हैं, नाम नेहाद तालिबान में दहशत गर्द है बेसिकली, और जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बैरूनी इनको हाथ है इसमें, जो इनको इतना पैसा इतना असला
असला मिलता है, कोई मुफ्त की कोई चीज़ नहीं आती। तालिबान तनख्वाहें तक अदा करते हैं। सुना यह गया है कि जो उनके साथ लोग लड़ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको पेमेंट्स होती हैं बाज़ाब्ता तौर पर, और समटाइम डॉलर्स में पेमेंट्स होती हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? यकीनन इसमें कोई ना कोई बैरूनी अनासिर मुलव्वस हैं। बड़ी बड़ी ताकतों का नाम लिया जाता है इसमें कि वो जानबूझकर पाकिस्तान में शोरश बर्पा कर रही हैं, हालात खराब कर रही हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने को। सो पेशावर एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने कहा कि इसमें जो 10 शिद्दत पसंद हलाक हुए थे उसमें सिर्फ मैंने जैसे अर्ज किया है कि 4 का ताल्लुक पाकिस्तान से था, बाकी चेचनिया और दूसरे ममालिक से थे, और उन्होंने पाकिस्तान में हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब उस्ताद खुद मैदान में उतर आए हैं और शागिर्द खत्म हो गए। मीन्स के जो बच्चों को दूसरों के ये दहशतगर्दी की तरबियत देकर और खुद कुछ हमले करने भेजा करते थे, अब वो उनके पास वो खत्म हो गया, जो बच्चों का एक स्टॉक था, और अब उन्होंने जो उस्ताद हैं या जो बड़े उम्र के जो पुख्ता सही तजर्बाकार उनके लड़ाके हैं, उनको उन्होंने भेजना शुरू किया है। जहां तक बच्चों को इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, अफसोसनाक बात है। तालिबान अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बज़ाहिर इस्लाम का नाम लेकर लड़ते हैं, लेकिन उनके तमाम काम, बेशतर जितने भी हैं, इस्लाम से उनका कतन कोई वास्ता नहीं, बल्कि जालिमाना किस्म के काम है। सवात के अंदर आप देखिए वो सब्ज चौक जो है, जहां पर रोजाना ही गर्दनें काटी जाती थी, कभी लाशें लटका दी जाती थी। इस्लाम में कहीं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फतह मक्का देखिए, एक जान जाया नहीं हुई थी जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लेकिन तालिबान को सवात मिला तो जिसने जरा सी भी बात उनके अगेंस्ट कर दी तो उसको फौरन ही उसका सर कलम कर दिया गया, या उसे मार दिया गया, या उसे ज़िबा कर दिया गया। सो एक इंतहाई बेईमाना तर्ज अमल इख्तियार किया गया तालिबान की जानिब से, बल्कि इन दहशतगर्दों की जानिब से जो तालिबान कहते हैं अपने आप को। और फिर अब ये देखिए, कुछ गुज़श्ता 2-3 हफ्ते पहले एक बच्चा 12 बरस का टोटल, जो कि पेशावर की पुलिस ने पकड़ा उसे, और उसके सारे साथ खुदकुश जो बेल्ट है वो बंधी हुई थी, और उसने ये कहा कि जनाब मुझे कहा गया था कि इसमें चर्स है जिसे पेशावर एयरपोर्ट तक पहुंचाना है, और आपको इस काम के उससे 20,000 रुपए दिए गए थे। जाहिर है अगर ये वो बच्चा एयरपोर्ट तक पहुंच जाता तो वहां पर रिमोट कंट्रोल से जो भी पीछे दहशतगर्द उसके साथ थे उन्होंने वो धमाका कर देना था, और बच्चा भी जान से हाथ धो बैठता और मजीद कीमती जाने भी जाया हो जाती। सो लेकिन वो तो मामला ना बन सका, जिसके कुछ हफ्ते के बाद एक बार फिर पेशावर एयरपोर्ट पर हमला किया गया। बड़ा मुनज़्ज़म हमला, लेकिन अल्लाह के फजल करम से नाकाम रहा। चंद कीमती जाने, 4 के करीब कीमती जाने ज़ाया हुई, लेकिन मजमूई तौर पर जो कुछ हमें मेहरान बेस के ऊपर जो हज़मियत उठानी पड़ी थी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी सारे मामले की वजह से कि सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल ही वहाँ पर ना होने के बराबर थी, और कई घंटों तक दहशतगर्द वहाँ दंदनाते रहे थे, वो मामला कम अज़ कम पेशावर में देखने में नहीं आया, और सूरत हाल खासी बेहतर रही इस हवाले से कि हमें इत्मीनान हुआ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं, और जो दहशतगर्द हैं उनका मुकाबला बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। बहरहाल इसमें फिर तालिबान, जो मैंने आपसे कहा नाम नेहाद दहशतगर्द और तालिबान, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की कि जनाब पेशावर एयरपोर्ट पर जो हमला है वो हमने किया था। इसके साथ ही साथ फिर जो रॉकेट्स हमलों के बाद की बात करी जाए तो रिसालपुर के ऊपर दस्ती बम का हमला किया गया, जहां फौजियों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, और ये खैबर पख्तूनख्वा का शहर है जी रिसालपुर, और इसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि मर्दान रोड पर वाक़ है। नौशहरा के अंदर अगर आपको जाने का इत्तफाक हुआ नौशहरा में, तो वहां पर ये एकेडमी है इनकी इंजीनियरिंग की, मिलिट्री एकेडमी, और उसके दरवाजे पर जाकर दस्ती बम फेंके। और इसका भी जो एहसान नामी एक शख्स है जो कि खुद को दहशतगर्द तंजीम तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन कहता है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की कि जी हमने ये हमला किया है। सो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये गुज़श्ता एक जो हफ्ता है ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए बुरा रहा। दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो गई। मंगल को जो कि 18 दिसंबर थी, जमरूद में भी एक बम धमाका हुआ जिसमें 21 अफराद हलाक हो गए, और ये 68 के करीब यानी कि 68 लोग इसमें से जख्मी हुए थे। ये सारी सूरत हाल पे मजीद जो मैं अर्ज करूं कि उस वक्त गंभीर हुई जब मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की सिचुएशन को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि जैसे वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मैं ये
बात मैं क्यों कर रहा हूं कि आपको मालूम है वहां पर पोलियो के खिलाफ जो कतरे पिलाने की मुहिम है वो जारी थी, और उसमें पहले कराची में हमला किया गया पोलियो टीमों के ऊपर, और फिर उसके बाद मुल्क के दूसरे हिस्सों में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में भी हमला किया गया। चारसद्दा में हुआ, शब कदर में नामालूम अफराद, कहा गया कि लेडी सुपरवाइजर समेत 2 रज़ाकार वहां जहां बाग कर दिए गए, जबकि पंजाब में भी उन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में जो पोलियो मुहिम है उसको पूरे मुल्क में रोक दिया गया। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ और WHO ने भी वहां पाकिस्तान में जो इंसदादे पोलियो मुहिम है उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, जो हमारे लिए एक ज़ाहिर है कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक शर्मिंदगी की बात थी कि हम उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और मैं बड़ा हैरान हूं कि कराची जैसे शहर के अंदर, जो कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, हुकूमत की रिट बिल्कुल जीरो है। जिसका दिल करता है वोटता है, बंदूक निकालता है और मार्च छोड़ता है, और ये पकड़ने से कासिर है लोगों को। बहुत सारी सियासी अवामिल भी हैं इसके अंदर, MQM, ANP, पीपल्स पार्टी की जो तशद्दुद पसंद अनासर हैं इन पार्टियों के अंदर, ये माने या ना माने, लेकिन इन तीनों जमातों के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो तशद्दुद पसंद हैं, और जिनको ये पार्टियां शायद दानिस्ता तौर पर कवर देती हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये मालूम है कि ये हजरात उनकी पार्टियों की हैं और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं, तो उसका मकसद है कि वो उनकी आशीर्वाद पार्टी के अंदर ही से कुछ हल्के कर रहे हैं। इसका मरकजी क़यादत को है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन आप देखिए, लियारी में ऑपरेशन हुआ, चंद दिन जारी रहा, पुलिस अंदर ना घुस पाई, और आखिरकार 4, 5, 7 दिन बाद उन्होंने ये ऑपरेशन बंद करके चुपके से घर को चले गए। और ये भी बात ना हो सकी कि जनाब इन हजरात को आपने पकड़ा नहीं। हुकूमत के पास इतनी ताकत भी नहीं कि चंद दर्जन या चंद 5, 10, 20 आदमी लियारी में बैठे थे, आप उन्हें जाके पकड़ लें, ये भी ना कर सकी हुकूमत। इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। इसी तरह से पोलियो मुहिम के हवाले से बात हुई तो एक महसूद कबाइल बहुत सारे कराची में रहते हैं, और एक इलाके में पोलियो वर्कर्स जब गए जो कि कतरे पिला रहे थे, सारे रजाकार हैं, तो खातून को वहां पर एक शख्स ने कहा कि ये कबायली इलाका है और आप यहां पर किस खुशी में कतरे पिलाने आ गई हैं और यहां से चली जाएं। और वो वहां पर हवाई फायरिंग की गई और फिर उन पे हमले भी किए गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, हुकूमत पाकिस्तान जहां मौशी मैदान में इंतहाई बुरी कारकर्दगी का उसने मुजाहरा किया है, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, बहुत एक्टिव आदमी है, एजेंसियों से उनका ताल्लुक रहा है, माजी में सर्विस में रहे हैं, और FIA में भी एडिशनल डायरेक्टर थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, और उनका बहुत यानी कि वसी तजर्बा है इस हवाले से, लेकिन वो भी कोई रिजल्ट देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, मैं समझता हूं, जो हालिया सूरत हाल है। लेकिन इस बात का एक दूसरा एंगल भी है, जब ये हमले शुरू हुए जनाब, तो उसके फौरन बाद हुकूमत की जानिब से ये बयानात आना शुरू हो गए हैं कि अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो इसकी वजह ये खराब हालात है और दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयां हैं, ये इसकी एक रीजन है। हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है मुलतवी हो, और हम इलेक्शन वक्त पे करवाना चाहते हैं। बहरहाल जनाब, इलेक्शन तो वक्त पे होते हैं या नहीं होते हैं, ये सिलसिला तो आइंदा चंद हफ्ते में जाकर इसके बारे में वजाहत मिल ही जाएगी हमें, क्योंकि मार्च में कहा गया है कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बज़ाहिर मुझे यह एहसास होता है कि गैर महसूस तौर पर या तो हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश जानबूझकर नहीं कर रही, या हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, उसमें उनका क्या फायदा है। इस सारे मामले पर मैं प्रोग्राम के दौरान जो है वो बातचीत भी करूंगा, और इस सारी सिचुएशन पर हम अपने एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। ये क्या माजरा है, एकदम पाकिस्तान में हालात जो हैं वो इतने बिगड़ कैसे गए, और हुकूमत का इसमें कोई रिट या हुकूमत का जो सिलसिला है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इसमें ऐसी क्या बात है। सो इस हवाले से बात उनसे भी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में जो सिचुएशन थी इस हफ्ते की, उसके बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा एक जायजा पेश किया। इसके अलावा एक और बड़ा अहम बिल जो कि पाकिस्तान में हमारी कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया, और ये बिल है कि जिसको सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारी हैं, खुफिया इदारे, उनको मुख्तलिफ इख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये हुकूमत ने कहा है, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब का एक बयान आया कि तारीखी कानून है जो हमने मंजूर कर लिया है। इस कानून के तहत जनाब सिक्योरिटी एजेंसीज को जो मुश्तबे अफराद हैं, मशकूक अफराद हैं, जिन पर शक है कि ये मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके टेलीफोन जो है वो टेप किए जा सकते हैं। ईमेल्स की निगरानी हो सकती है, उनकी ईमेल्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, और CCTV समेत जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए उनके खिलाफ जो सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस, उनके टेलीफोन कॉल्स का डाटा, ये सारी चीजें इससे पहले कोर्ट में बतौर रिकॉर्ड जो है या बतौर सबूत, बतौर शहादत पेश नहीं की जा सकती थी। लेकिन जुमेरात के रोज ये बिल पास हुआ जिसमें पाकिस्तानी कौमी
कौमी असम्बली ने इस बात को एक कानूनी शक्ल दे दी। इस भी चीज के दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि अब जैसे जैसे मौजूदा ज़माना बदलता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत हद तक इन्वॉल्व हो गई है क्राइम्स के अंदर भी। और बरतानिया में देखिए आप तो CCTVs का बहुत बड़ा किरदार है मुख्तलिफ जराइम में लोगों को पकड़ने के लिए। अगर कोई आप देखें लंदन में जो फसादात हुए थे, तोड़ फोड़ हुई, उन्होंने ग्रेजुअली CCTV को यूज़ करे कि कई महीनों तक उन लोगों को पकड़ा जाता रहा और उनके खिलाफ उस सबूत के तहत कि ये जी CCTV फुटेज है, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको सजाएं हुई लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ कराची में हर आधे घंटे के बाद जिसका दिल करता है उठ के 4 गाड़ियां जला देता है, या भत्ता मांगने के लिए बंदूक समेत आते हैं, फायरिंग कर देते हैं और लिखा जाता है नामालूम अफराद। वो किसी खास सियासी जमात के लोग हों, सियासी जमातें मोस्टली इसमें मुलव्वस हैं, जलाओ घराव वाला काम है। लेकिन हमारे यहाँ सहाफत भी इतनी आज़ाद नहीं है। गुज़श्ता 10 सालों में 66 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया पाकिस्तान में। लिहाजा किसी भी एक सियासी जमात का नाम लेते हुए सब डरते हैं और कहा जाता है कि नामालूम अफराद ने आकर जो है आग लगा दी, नामालूम अफराद ने दुकानें बंद करवा दी। सो ये नामालूम वाला सीगा तो कम से कम हटेगा अगर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत संजीदगी के साथ पर अमल भी करवाए, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा मशकूक हूं। दूसरी बात, एजेंसियां बेशतर मुल्कों में शुत्र बेमुहार हैं। मींस के एजेंसियां हुकूमती कंट्रोल में कम ही हैं। अमेरिकन CIA हो या मुसाद की बात करें या KGB की बात करें या पाकिस्तान में चले जाए हमारी एजेंसियों की बात करें, बेशतर एजेंसियां अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती हैं। मुराद यह है कि वो जाती ऐसे जगह पर भी उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाता है कानूनी तौर पर जो जिसकी उनको इजाजत नहीं होती, लेकिन वहां पर भी है। CIA का नाम तो बहुत सारी किलिंग्स में जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो हुकूमतों के तख्ते उलटने और किलिंग्स के अंदर भी लिया जाता रहा। सो पाकिस्तान के अंदर भी अरसा दराज से अपोजिशन जमातें और बाज़ वक़्त हुकूमती एहलकार भी जो मिनिस्टर्स हैं, दीगर लोग हैं, वो ये कहते नजर आते थे कि हमारे फोन टेप किए जाते हैं, हमारी नकलो हरकत पर नजर रखी जाती है, ये गैर कानूनी है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन इसको पूरे सिलसिले को मैनेज करने के लिए कोई लॉ पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। अब एक लॉ आ गया है और जिस लॉ के तहत अब होगा ये कि अगर टेलीफोन की निगरानी करनी है तो उसके लिए कोर्ट में जाकर वो इजाजत दी जाएगी कि जनाब ये हम काम करना चाह रहे हैं, फलां साहब हैं, उनके खिलाफ ये शवाहिद हैं, हम समझते हैं कि वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में हम उनकी निगरानी करना चाहते हैं। कोर्ट उनको इजाजत देगी और फिर वो जाकर ये सारा सिलसिला करेंगे। सो अगर कोई एजेंसी बगैर इन तमाम इजाजतों के निगरानी करती नजर आएगी तो उसके खिलाफ यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जा सकेगी। लेकिन मैं इस बारे में बेहद मशकूक हूं क्योंकि इस बात को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि जी फलां एजेंसी मेरा फोन टेप कर रही है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं एक पहला कदम है इसकी जानिब। और दूसरी बात, जो शवाहिद के तौर पर इसको पेश किया जा सकेगा अदालतों में, ये एक बहुत अहम स्टेप है और आइंदा जो ज़ाहिर है कि जितने भी मुकदमात हैं उसके अंदर इसको एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि एक मुस्बत बात है। बहरहाल इंसान हकूक़ के कारकुनों ने भी इस जो कानून है इसके हवाले से ये कहा है कि आप शक की बुनियाद पर सिर्फ किसी की ईमेल्स एंड टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, चेक करना शुरू कर देंगे, जो कि मुनासिब नहीं है। और अब सिलसिला वही है कि पहले एजेंसियां बगैर पूछे करती थी, अब शायद पूछ कर लें। मैं भी शायद अब इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि एजेंसियों का को इतनी जल्दी कानून के दायरे में वो आएंगी जिन्हें आदत है बगैर पूछे हुए लोगों को उठाने की। जो गायब हुए लोग पाकिस्तान में आप देखें तो सैकड़ों की तादाद में हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मिले ही नहीं। तो वो ये मामला जो है वो अब किस हद तक कानून के दायरे में आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार कोर्ट ने जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स दिए केस के अंदर, और ये केस था तौकीर सादिक साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि साबिक चेयरमैन ओगरा है। देखिए कि तौकीर सादिक साहब पीपल्स पार्टी के मुकर्रर करदा थे जी चेयरमैन ओगरा। 82 अरब रुपए 82 जो बिलियन रुपीस है इसका इन्होंने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के कौमी खजाने को। 82 अरब रुपए, ऐसा ह्यूज अमाउंट, और इतने बड़ी अमाउंट का नुकसान पहुंचाया और अब उनको पकड़ा नहीं जा रहा। CNG का बहरान बकौल सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं की वजह से आया, लेकिन कुछ चंद हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि इन्हें हिरासत में लेकर पेश किया जाए, लेकिन हर बार पुलिस ये कहती है कि जनाब उन्हें तौकीर सादिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सनाउल्लाह साहब की जानिब से, जो कि वज़ीर कानून है पंजाब हुकूमत के, इल्ज़ाम लगाया गया कि जी पहले तौकीर सादिक जो है गवर्नर हाउस में छुपे हुए थे और अब वो इस्लामाबाद के बड़े घर में जाकर छुप गए हैं। शायद उनका इशारा ईमान सदर की जानिब है कि अब
मुबैना तौर पर जो तौकीर सादिक हैं उन्हें ईवान सदर में पनाह दी गई है। उनका यह कहना है कि 82 अरब रुपए तौकीर सादिक ने अकेले हजम नहीं किए, अकेले नहीं खाए। इस 82 अरबों में और भी कई अहम सियासी शख्सियात मुलव्विस हैं और यकीनन जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो अब उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और इसी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम है। एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कारनामा या उन पर एक इल्जाम देख लीजिए। 82 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मौजूदा हुकूमत ने किसी भी मैदान में कोई अच्छी कारकर्दगी की होती तो मैं कहता जना फलां जगह अच्छे रहे। करप्शन बेइंतहा पाकिस्तान के अंदर 7 अरब रुपए रोजाना, ये तो सरकारी तौर पे माना, गैर सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि 12 अरब रोजाना तक करप्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन हुकूमत इसको रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। तालीम के मैदान के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने जुमेरात के रोज बयान दिया जी हमें अलिफ से शुरू करना होगा। आज 65 साल के बाद पाकिस्तान की तालीम के मैदान में हम ये कह रहे हैं कि अब हमें अलिफ से शुरू करना होगा। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। और ये अलिफ से शुरू करने के बाद भी हुकूमत को अपनी जब म्याद खत्म होने में चंद माह रह गए हैं तो तब याद आई है, वगरना पाकिस्तानी तालीम की जो हालत है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। दुनिया के शायद किसी मुल्क में इतना कम बजट तालीम के लिए वक्फ होता होगा जितने पैसे पाकिस्तान में तालीम के लिए सर्फ किए जाते हैं, और अगर कहीं रकम की जरूरत होती है तो तालीम का बजट काट लिया जाता है। सो हमारे हुक्मरान इस बात में कतन संजीदा नहीं है कि लोग पढ़े, और लिहाजा तालीम हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। सो अब देखते हैं जी अलिफ से क्या बढ़ाने लगे हैं वज़ीर आज़म साहब, हमारे राज साहब, और कैसे पढ़ाएंगे या सिर्फ बयान ही है। पाकिस्तान में मैं करप्शन की बात कर रहा था। करप्शन के साथ साथ पाकिस्तान को अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई कि अमेरिकी जो ग्रुप है ग्लोबल फाइनेंशियल, उसकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दिहाई के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें जराइम, बदउनवानी और टैक्स चोरी के बायस 6 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसमें पाकिस्तान में उन्होंने कहा गया है कि पिछले 10 सालों के अंदर 2500 मिलियन डॉलर ये बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान 10, 20, 50, 100 मिलियन डॉलर के लिए कर्जे मांगता फिरता है लोगों से। 2500 मिलियन डॉलर, ह्यूज अमाउंट, जो कि 10 सालों के अंदर पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई। और इस फहरिस्त में चीन पहले नंबर पर है, मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, मलाइशिया का तीसरा नंबर है। हम 12 इस फहरिस्त में 94 नंबर पर आते हैं। और क्या क्या इसमें गया और क्या कुछ मुंतकिल हुआ उसके हवाले से 2007, 8, 9 और 10 बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। 2006 में कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान से कोई सरमाया मुंतकिल ना हुआ, लेकिन 2007 के अंदर 505 मिलियन डॉलर, 2008 के अंदर 728 मिलियन डॉलर, 2009 के अंदर 298 मिलियन डॉलर यानी कि 298 मिलियन डॉलर, और 2010 में 729 मिलियन डॉलर जो है वो बैरूनी ममालिक में मुंतकिल किए गए हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। और 729 मिलियन डॉलर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से गए सिर्फ 2010 के अंदर। इस हवाले से क्या अब हुकूमत पाकिस्तान इकदाम उठाएगी, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता कि हुकूमत ने इसको कोई लिफ्ट भी कराई है सारे मामले को, क्योंकि कोई बयान, कोई स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से नहीं आई है। पाकिस्तान की हुकूमत जनाब यकीनन इस वक्त बड़ी खुश हो रही होगी, शादाने में जारी होगी। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल सूरत हाल अबतर है कौमी खजाने की, खुसूसन जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, वो 13 अरब की डॉलर की सतह पर पहुंचे हुए हैं। उसमें से भी 5 अरब तकरीबन लोगों के हैं, यानी कि जो लोगों ने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाए हुए मुख्तलिफ बैंकों में उनके हैं। बाकी रकम जो है वो 7-8 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान का है। जो 4 अरब की किस्त देकर IMF के और दीगर इदारों की, वो पैसे भी करीबन खत्म हो जाएंगे। सो बहुत अजीब सी सूरत हाल थी कि डिफॉल्ट की हद तक पहुंचने वाला था पाकिस्तान। IMF से कर्जा मांगा गया है जी, अभी उस पर निगोशिएशन जारी है, लेकिन अमेरिका बहादुर मेहरबान हो गया यकदम पाकिस्तान पर। अंदरूनी खाना क्या मामला चल रहे हैं ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, आइंदा चंद प्रोग्रामों में इसका जिक्र भी आपसे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने तकरीबन 2.5 बरस के तात्तुल के बाद, यानी कि आफ्टर 2.5 ईयर्स, उन्होंने पाकिस्तान को जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो रही है उसमें जो पाकिस्तानी हुकूमत अपना अखराजात करती है, जो पैसे खर्च करती है, उसके मद में 700 मिलियन डॉलर देने का फैसला किया है। ये 2.5 ईयर्स ये रोक लिए गए थे जी। और आपको पता है रेमंड डेविस का केस हुआ था, उसके बाद से हालात बहुत कशीदा दोनों ममालिक के माबैन, और ये सारी सिचुएशन में अमेरिका की जानिब से भी रद्दमल देखने में आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानियों को कत्ल करके रेमंड डेविस चला गया और अमेरिका बहादुर उस पर भी हमसे नाराज था। और हम अगर ये कहते हैं कि आपके हजारों एजेंट जो पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर बदअमनी फैलाने मुलव्वस हैं उनको वापस बुलाया जाए या उन्हें हटाया जाए, तो इस पर भी अमेरिका नाराज होता है। यानी कि हमें अगर पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत अमेरिका को दे दी जाए तो फिर अमेरिका खुश है। सो अब पता नहीं ज़रदारी हुकूमत ने क्या गारंटीज दी हैं या क्या कहा है अमेरिकी हुकूमत से कि यकदम कांग्रेस का
रवैया भी बदल गया है और अमेरिकी हुकूमत भी एकदम मेहरबान हो गई है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि जनाब हम आपको तकरीबन $700 मिलियन ये देंगे। ये $700 मिलियन के बाद जाहिर है कि मामलात खासे बेहतर हो जाएंगे और पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को ये इन्फॉर्म किया गया जनाब इत्मीनान के साथ कि जी ये रकम पाकिस्तान को देने लगे हैं। और इंटरेस्टिंगली कांग्रेस ने इस पर कोई रद्दमल नहीं किया। 2 साल पहले का अगर आपको याद हो तो जो कुछ था रद्दमल उनका बहुत शदीद, इस बार बिल्कुल खामोशी के साथ ये रकम पाकिस्तान को दी जा रही है। और इसमें अब अंदरून खाना कांग्रेस को क्या बताया गया है, ऐसी अब तक ब्रीफिंग की डिटेल हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन इसके आने से यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत को खासा उनको बेहतर हो जाएगा खजाने की हालत। और ज़ाहिर है कि $700 मिलियन एक अच्छी रकम है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपसे, उससे बल्कि पहले हमने आपसे बात की थी कि जरदारी साहब जा रहे थे ईरान, लेकिन ईरान का दौरा कर दिया था उन्होंने मनसूख और वो पहुंच गए थे फ्रांस। ये गुज़िश्ता हफ्ते बल्कि बात हो रही थी आपसे। और ये अमेरिका शदीद प्रेशराइज कर रहा है जनाब पाकिस्तान को कि आप ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो ना कीजिए। साथ ही साथ ईरान जो है ज़ाहिर है कि इस वक्त अमेरिका ने उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी आने की कुछ गुज़श्ता सालों में कोशिश की गई। और अब ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को यह कहा कि जो क्रूड ऑयल है या जो खाम तेल है वो हम आपको मुहैया करते हैं एक तवील कर्जे पर, मीन्स कि आज लें सालों के बाद पैसे दें। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पहले बेचारा भूखा है सारे, तो उनको तो और क्या चाहिए कि मुफ्त में जो है वो पैसे मिल जाएं, मुफ्त में तेल मिल जाए और पैसे अगली हुकूमत भरे आकर। तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है ये बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर लगी थी और इस पर मामला चल रहे थे कि अमेरिका ने सऊदी अरब को भी थपकी देकर मैदान में उतार दिया। मेरे इस जुमले पर बहुत से दोस्त इतराज करेंगे, लेकिन सऊदी अरब की शाही फैमिली वही करती है जो अमेरिका कहता है। अमेरिका के बड़े क्लोज एलाइज हैं, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अमेरिका जो कहे वो अमेरिकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं इस खत्ते के अंदर, खुसूसन मुसलमान ममालिक के अंदर। सो अमेरिकी शाह बराह रास्त मैदान में उतर आए और शाह अब्दुल्ला ने जो है ये इस मामले को अब खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं रब्बानी खर हैं, उन्हें भी दौरा रियाज की फौरी तौर पर दावत दे दी गई है कि आप आकर अपने हम मनसब जो हैं उनसे मिलें। प्रिंस हैं सऊद अल फैसल बिन अब्दुल अजीज, जहां पर उनके साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगी। और ईरान की जो ऑफर है उसके मुकाबले में अब सऊदी अरब भी कोई ऑफर दे रहा है पाकिस्तान को कि आप ईरान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी बंद कर दीजिए और दीगर जो मामलात है वो तेल उधार लेने वाला जो सिलसिला है कि अब ले और सालों बाद दें वो भी बंद कर दें। उसके बदले हम आपको जो है मुतबादल तवानाई के ज़राए पेश करेंगे। और इसमें पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट के अंदर भी कई 100 मिलियन की जो इमदाद है वो भी देने की सऊदी शाह जो है उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दिया है। खत इस हवाले से गया है डेवलपमेंट हमारा जो करते हैं इदारे उनके पास, और कहा गया है कि जनाब हम आपको देते हैं पैसे, आप ये काम कीजिए। सो सऊदी अरब नब समझ गया है कि जनाब पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। सो अब ईरान के साथ मंसूबे को रोकने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। अब हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो रियाज के दौरे में उसका क्या रिजल्ट आता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, लेकिन वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। न्यूज इनसाइट के दूसरे हिस्से में बात होगी पाकिस्तान में एक इंतहाई हमारे सीनियर तजिया निगार से और कुछ और खबरों पर उनसे हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ दें।